आइए सीधा विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जो 5000 साल पुरानी होने के बावजूद आज के आधुनिक शहरों को कड़ी टक्कर दे सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। एक ऐसी सभ्यता जिसने अपने समय से इतना आगे निकलकर शहर बसाए कि आज के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स भी उनकी बेजोड़ इंजीनियरिंग देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन इतनी शानदार शुरुआत के साथ एक बहुत बड़ा रहस्य भी जुड़ा है। जरा सोचिए, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को अगर मिला भी दिया जाए ना, तो भी उससे कहीं बड़े इलाके में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली ये विशाल सभ्यता आखिर अचानक कहाँ गायब हो गई। ना कोई बड़े युद्ध के निशान मिले, ना राजाओं के आलीशान महल, और ना ही कोई ऐसी किताब जो हमें इनकी कहानी साफ साफ बता सके। शांति से बसा हुआ इतना बड़ा साम्राज्य आखिर कैसे खामोश हो गया? यही वो पुरातात्विक रहस्य है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक खोए हुए महानगर की खोज पर बात करेंगे, फिर सभ्यता की शुरुआत, उनकी शानदार इंजीनियरिंग, वैश्विक व्यापार और संस्कृति, और अंत में इसके पतन के रहस्य को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक खोया हुआ महानगर। ये पूरी कहानी आज से करीब 200 साल पहले 19वीं सदी के ब्रिटिश भारत में शुरू होती है। दिलचस्प बात यह है कि ये सभ्यता हमारी नज़रों के ठीक सामने थी, फिर भी छुपी हुई थी। 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के एक खोजी को पंजाब में कुछ अजीब तरह की पकी हुई ईंटें दिखीं, लेकिन असली त्रासदी तो 1856 में हुई। हुआ ये कि बटन बंधुओं ने कराची से लाहौर तक रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए अनजाने में इन 5000 साल पुरानी ईंटों को उखाड़कर ट्रैक के नीचे बिछा दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक के सबूतों को मिटा रहे हैं। खैर, फाइनली 20वीं सदी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने व्यवस्थित खुदाई शुरू की। तब जाकर इस महान सभ्यता का असली चेहरा दुनिया के सामने आया। इसी खुदाई के दौरान 1922 में हड़प्पा से करीब 590 किलोमीटर दूर सिंध प्रांत में राखालदास बनर्जी को एक बौद्ध स्तूप के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने भारतीय इतिहास की टाइमलाइन को ही बदल कर रख दिया। उन्हें वहां एक पूरा का पूरा शहर मिला। इस जगह को नाम दिया गया मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में मतलब होता है मुर्दों का टीला। अब ये डरावना नाम इसलिए पड़ा क्योंकि खुदाई के दौरान वहां एक टीले पर बड़ी संख्या में इंसानी कंकाल मिले थे। इस एक खोज ने यह साबित कर दिया कि हम सिर्फ एक शहर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक पूरी की पूरी सभ्यता थी। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं कि इस सभ्यता की शुरुआत आखिर हुई कैसे। अब एक सवाल दिमाग में आना लाजिमी है कि इतने शानदार शहरों को बनाने वाले ये मास्टर बिल्डर्स आए कहां से थे? क्या ये सब रातों रात बन गया? बिल्कुल नहीं। इसका विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। कहानी शुरू होती है बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से, लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास। यहां इंसानों ने पहली बार गेहूं और जौ उगाना सीखा और कच्ची ईंटों के घर बनाने शुरू किए। फिर समय बीतता गया और लगभग 3300 ईसा पूर्व तक आते आते ये छोटे गांव कस्बों में बदलने लगे। इसे हम प्रारंभिक हड़प्पा चरण कहते हैं। इस समय तक तांबे का इस्तेमाल और व्यापार शुरू हो चुका था, और फिर 2600 ईसा पूर्व के आसपास एक जबरदस्त क्रांति आई जिसे परिपक्व हड़प्पा चरण कहा जाता है। रातों रात जैसे तेजी से शहरीकरण हुआ और देखते ही देखते उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक ये पूरी सभ्यता विशाल शहरों के रूप में फैल गई। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की, इनकी इंजीनियरिंग और शहरी योजना। जरा सोच कर देखिए, 4500 साल पहले मोहनजोदड़ो की गलियां कैसी दिखती होंगी। वो इस सभ्यता का एकदम स्वर्ण युग था। अब यहां जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि इनकी इंजीनियरिंग आज के हमारे आधुनिक महानगरों को भी आईना दिखाती है। इनकी सड़कें बिल्कुल सीधी, एकदम ग्रिड पैटर्न में बनी थीं। और तो और मीलों दूर बसे अलग अलग शहरों में भी जो पकी हुई ईंटें इस्तेमाल हुईं, उनका साइज और अनुपात बिल्कुल एक समान था। ये कोई छोटी बात नहीं है। 2 से 3 मंजिला घरों में अपनी खुद की रसोई, बाथरूम और निजी कुएं होते थे। और ड्रेनेज सिस्टम वो तो बस कमाल का था। ढकी हुई नालियों का एक ऐसा नेटवर्क जिसमें जगह जगह सफाई के लिए बाकायदा मैनहोल बने हुए थे। मतलब ये एक ऐसी स्वच्छता प्रणाली थी जिसे हासिल करने के लिए दुनिया के कई बड़े शहर आज भी संघर्ष कर रहे हैं। अब आते हैं चौथे भाग पर, जो हमें इनके वैश्विक व्यापार और समृद्ध संस्कृति के बारे में बताता है।
ये लोग सिर्फ बेहतरीन इंजीनियर ही नहीं थे, बल्कि बहुत स्मार्ट व्यापारी भी थे। और इनकी समृद्धि का असली राज इनकी ईंटों में नहीं, बल्कि इनके व्यापार में छिपा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हड़प्पा के लोग दुनिया के पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने कपास उगाया और उससे सूती कपड़े बनाए। गुजरात के लोथल में हमें दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड यानी बंदरगाह मिला है। यहीं से इनके जहाज अरब सागर पार करके दूर मेसोपोटामिया तक जाते थे। मजे की बात यह है कि मेसोपोटामिया के प्राचीन ग्रंथों में इस धनी व्यापारिक भागीदार का जिक्र मेलुहा के नाम से किया गया है। वहां के राजा हड़प्पा से हाथीदांत, सोना, तांबा और लैपिस लाजुली जैसे बेशकीमती पत्थर मंगवाते थे। अब इस अंक 16 को जरा ध्यान से देखिए। व्यापार में कोई धोखाधड़ी ना हो और एकदम पूर्ण सटीकता बनी रहे, इसके लिए इन लोगों ने पत्थर के बाट बनाए थे जो हमेशा 16 के गुण को या मल्टीपल्स में होते थे। और यह सिस्टम इतना सटीक था कि हजारों किलोमीटर के पूरे व्यापारिक क्षेत्र में वजन मापने का तरीका बिल्कुल एक जैसा रहता था। इससे पता चलता है कि वो लोग मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर कितने जुनूनी थे। इसके अलावा इनकी कलाकारी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी। चहुदड़ों और लोथल जैसे शहरों में मनके बनाने की इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थीं जो आज के किसी भी लग्जरी ब्रांड को सीधी टक्कर दे सकती हैं। मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की डांसिंग गर्ल की मूर्ति उनकी मेटल कास्टिंग तकनीक का एक बेजोड़ नमूना है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है वो हैं उनकी मोहरें। इन मोहरों पर एक ऐसी रहस्यमयी लिपि लिखी है जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। सच कहूं तो यही वो मास्टर की है जो इनके समाज के अनगिनत राज खोल सकती है। इसके अलावा मातृदेवी की मूर्तियां और पशुपति शिव की मोहरें ये दिखाती हैं कि वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे। और सबसे अहम बात, इस पूरी की पूरी सभ्यता में हथियारों का ना के बराबर मिलना इस बात का पक्का सबूत है कि ये एक बेहद शांतिप्रिय समाज था जो युद्ध में नहीं बल्कि विकास में यकीन रखता था। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, इस महान सभ्यता का पतन। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी का एक अंत जरूर होता है। तो फिर इतनी अमीर, इतनी शांत और इतनी एडवांस सभ्यता के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये शानदार शहर ढहने लगे, नालियां जाम हो गईं और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया? ये सवाल सालों तक इतिहासकारों के बीच एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा रहा। बहुत लंबे समय तक हमें यह थ्योरी पढ़ाई जाती रही कि आर्यों ने बाहर से आकर हिंसक हमला किया और इस सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन आधुनिक विज्ञान और नई रिसर्च ने इस पुराने सिद्धांत को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है। आज का वैज्ञानिक समुदाय एक बिल्कुल अलग ही हकीकत बयां करता है, और वो है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और नदियों का अपना रास्ता बदल लेना। तो आइए समझते हैं कि वास्तव में हुआ क्या था। देखिए, ये पतन कोई एक रात में होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी। उनकी जीवन रेखा रही महान सरस्वती नदी धीरे धीरे सूखने लगी और दूसरी तरफ सिंधु नदी में विनाशकारी बाढ़ आने लगी। लगातार बारिश कम होने की वजह से लहलहाते हुए खेत पूरी तरह बंजर हो गए। अब जब खाना ही नहीं बचा तो उनका वो विशाल ग्लोबल व्यापार नेटवर्क भी पूरी तरह ठप पड़ गया। लोग भूख और प्यास से इस कदर मजबूर हो गए कि उन्हें अपने महान और भव्य शहरों को छोड़ना पड़ा। वो अपनी शहरी पहचान खोकर पूर्व और दक्षिण की ओर पलायन कर गए और छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में बसने लगे। तो असल में हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से कभी गायब नहीं हुई, बल्कि उसने बस प्रकृति के आगे घुटने टेक दिए और अपना वो शानदार शहरी स्वरूप खो दिया। ये वाकई एक बहुत ही गंभीर विषय है जो हमें आज के अपने हालातों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। एक ऐसी सभ्यता जिसके पास अपने समय की सबसे बेहतरीन तकनीक और व्यवस्था थी, वो भी जलवायु परिवर्तन के प्रकोप को नहीं झेल सकी। और अंत में यह विश्लेषण हमें एक बहुत ही तीखे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज जब हम खुद ग्लोबल वार्मिंग, भयंकर बाढ़ और सूखती नदियों जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो क्या हमारा आधुनिक समाज हड़प्पा के इन खंडरों से मिल रही खामोश चेतावनियों को सुन पाएगा, या फिर हम भी किसी दिन इतिहास का एक खोया हुआ अध्याय बन जाएंगे? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।